दोस्तों, 12 मार्च को मॉरिशस डे बनाया जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक जश्न है या फिर एक कड़वी याद है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही अंग्रेजों का गुलाम था? नहीं, मॉरिशस भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था और उसे भी अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। और क्या आपको पता है कि वहां भी हिंदुस्तानी लोग गुलामी में जकड़े गए थे? तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक कहानी जो मॉरिशस और हिंदुस्तान के बीच एक अनोखा रिश्ता जोड़ती है। आज हम जानेंगे मॉरिशस पर ब्रिटिश कब्जा कैसे हुआ, कौन थे गिरमिटिया मजदूर और कैसे उन्हें जबरदस्ती मॉरिशस भेजा गया, कैसे 12 मार्च 1968 को मॉरिशस आजाद हुआ और आज भी मॉरिशस और हिंदुस्तान का अटूट रिश्ता क्यों बरकरार है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आप इतिहास की वो सच्चाई जानने वाले हैं जो शायद ही कहीं और मिले। मॉरिशस एक छोटा सा द्वीप देश है, लेकिन इसकी कहानी बहुत बड़ी है। सबसे पहले 1598 में डच लोग मॉरिशस आए, लेकिन वह ज्यादा समय टिक ना सके। फिर 1715 में फ्रांस ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया और इसे आयल ऑफ फ्रांस नाम दिया। लेकिन 1810 में ब्रिटिश सेना ने फ्रांस को हरा दिया और मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। अब सवाल ये उठता है, अंग्रेजों को इस छोटे से द्वीप में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? क्योंकि मॉरिशस हिंद महासागर में एक रणनीतिक लोकेशन पर है। यह ब्रिटिशों के लिए व्यापार और नौसैनिक नियंत्रण का एक अहम केंद्र बन गया। यही हाल हिंदुस्तान का भी था। अंग्रेजों ने यहां भी व्यापार के नाम पर कब्जा किया और धीरे धीरे पूरे देश पर शासन करने लगे। ये वही दौर था जब हिंदुस्तान भी अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था, यानी हिंदुस्तान और मॉरिशस दोनों एक ही समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। अब आता है इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय, गिरमिटिया मजदूरों की कहानी। ब्रिटिशों को अपने मॉरिशस में गन्ने के खेतों और बागानों के लिए सस्ते मजदूरों की जरूरत थी, लेकिन अंग्रेज किसी को जबरदस्ती गुलाम नहीं बना सकते थे, क्योंकि 1833 में ब्रिटेन में गुलामी पर रोक लगाई गई। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला, गिरमिटिया प्रथा, इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम, जिसका सीधा अर्थ है, हमें गूगल भी बता देगा, जो कि है इट इज अ फॉर्म ऑफ लेबर इन विच अ पर्सन इज कॉन्ट्रैक्टेड टू वर्क विदाउट सैलरी फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये गिरमिटिया मजदूर थे कौन? गिरमिट शब्द अंग्रेजी के एग्रीमेंट से बना है। ये वो गरीब भारतीय लोग थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक करार के तहत अपने कॉलोनाइज देशों में मजदूरी के लिए भेज दिया। लेकिन असल में ये एक नई गुलामी थी जो कागजों में वैध बना दी गई, मींस वैलिड। इन मजदूरों को झूठे सपने दिखाए गए। कहा गया कि उन्हें अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन असलियत कुछ और थी। उन्हें जहाजों में जानवरों की तरह ठूस कर मॉरिशस ले जाया गया। महीनों तक समुद्र में भूखा प्यासा रखा जाता था। कई लोग सफर में ही मर जाते थे। जो सफर में मारे गए उनकी लाशें समंदर में फेंक दी जाती थी। बाद में मॉरिशस पहुंचते ही उन लोगों को लगा कि जैसे वो किसी और देश में आ गए हैं या फिर किसी और दुनिया में। जमीन नहीं, सिर्फ गन्ने के खेत, काम के लिए कोड़े और विरोध करे तो फांसी। 12-14 घंटे की मजदूरी, रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ियां, और वो भी बिना किसी इंसानी हक के। मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद और सूरीनाम जैसे देशों में लाखों हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर बनाकर भेजे गए। सोचिए, एक गरीब किसान जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके पास अंग्रेज आते हैं, उसे वादा करते हैं कि अगर वो उनके साथ मॉरिशस या फिजी चला जाए तो उसे अच्छा वेतन, रहने की जगह और अच्छी इज्जत मिलेगी। लेकिन असल में उन लोगों को तो सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी करनी थी, क्योंकि वही तो उनके नसीब में था। पर गुलामी का ये दौर ज्यादा दिन नहीं चला। 1920 के दशक में मॉरिशस में भारतीय मूल के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। सिराजुद्दौला टेवर, डॉक्टर सीताराम और विशेष रूप से डॉक्टर शिवसागर रामागुलाम ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। डॉक्टर शिवसागर रामागुलाम, जिन्हें मॉरिशस का फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, उन्होंने शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ा, ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी ने हिंदुस्तान में किया था।
सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार 12 मार्च 1968 में मॉरिशस को आजादी मिली। ये दिन हर साल वहां इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि आज है। फिर 12 मार्च 1992 में मॉरिशस पूरी तरह से गणराज्य बन गया। हिंदुस्तान से ठीक 21 साल बाद मॉरिशस को भी ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिल गई। पर अभी भी मॉरिशस की राजनीति में मुख्य रूप से फ्रांस, ब्रिटेन के प्रभाव में पली बड़ी पार्टियां हावी है। भारतीयों को कुछ पद दिए जाते हैं, लेकिन असली फैसले उन्हीं लोगों के हाथ में रहते हैं जो ब्रिटिश फ्रेंच सिस्टम के वफादार है। फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी वही का वही है। अगर मॉरिशस की जनसंख्या का बहुमत भारतीयों का है, तो फिर वहां असली पॉलिटिकल पावर उनके पास क्यों नहीं? क्या मॉरिशस में भी वही ट्रिक खेली गई जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल? सत्ता की असली ताकत सिर्फ वोट से नहीं बल्कि नोट से भी आती है। लेकिन क्या मॉरिशस में आर्थिक रूप से भारतीय मूल के लोग उतने ही मजबूत हैं जितने वो जनसंख्या में हैं? मॉरिशस के बड़े बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर पर अब भी फ्रेंच और ब्रिटिश मूल के लोगों का कब्जा है। मॉरिशस की सबसे बड़ी कंपनियां, बिजनेस हब्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्हीं के पास है। भारतीय मूल के लोगों को छोटे बिजनेस और सर्विस सेक्टर में सीमित कर दिया गया है। मतलब सिस्टम ने यह तय कर लिया है कि भारतीय मूल के लोग सिर्फ काम करेंगे, लेकिन असली मालिक वही होंगे जो ब्रिटिश शासन के वंशज है। एक समय पर मॉरिशस में हिंदी, भोजपुरी, तमिल और अन्य भारतीय भाषाएं मेजॉरिटी में बोली जाती थी, लेकिन आज मॉरिशस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। यही तो असली कल्चरल कॉलोनियलिज्म। पहले अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर भारतीयों को मॉरिशस भेजा, फिर धीरे धीरे उनकी भाषा, संस्कृति, पहचान और इतिहास को मिटाने की कोशिश की। यहां तक कि मॉरिशस में कई लोगों को यह तक नहीं बताया गया कि उनके पूर्वजों को हिंदुस्तान से जबरन लाया गया था। इसी से हमें पता चलता है कि अगर भाषा पर कब्जा कर लिया जाए तो इतिहास भी मिटाया जा सकता है। यही पश्चिमी ताकतों की असली रणनीति थी और आज भी है। इसीलिए आज भी कई सोशियोपैथ लोगों के जरिए हमें अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को ठुकराने की सलाह दी जाती है। पर आज मॉरिशस को हिंदुस्तान से बड़े पैमाने पर निवेश मिलता है। हिंदुस्तान ने मॉरिशस को कई बार कर्ज और वित्तीय सहायता भी दी है। हिंदुस्तान की मदद से मॉरिशस में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। पर सवाल यह है, क्या ये निवेश मॉरिशस की जनता के लिए है या हिंदुस्तान अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए है? मॉरिशस हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित है। यही वजह है कि हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन सबकी नजर इस छोटे से देश पर टिकी हुई है। तो क्या हिंदुस्तान मॉरिशस की असली आजादी की लड़ाई लड़ रहा है या वो भी इस शक्ति संतुलन का एक हिस्सा है? एक तरफ मॉरिशस खुद को आजाद बताता है, दूसरी तरफ वो अब भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक हिस्सा है। मतलब नाम की आजादी मिली, लेकिन असली ताकत अब भी पश्चिमी देशों के पास ही है। ब्रिटेन और फ्रांस का मॉरिशस पर राजनीतिक प्रभाव आज भी बना हुआ है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी मॉरिशस को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। यही तो असली नई गुलामी है। गुलामों की जंजीरें हटा दी गई, लेकिन उनकी मानसिकता को बांध कर रखा गया। तो क्या मॉरिशस और हिंदुस्तान के रिश्ते सिर्फ सांस्कृतिक भावनाओं पर टिके हैं या फिर इसमें गहरी राजनीति छिपी हुई है? क्या मॉरिशस सच में आजाद है या ये देश एक नई तरह की कॉलोनियलिज्म का शिकार है? दोस्तों, मॉरिशस सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ऐसा देश है जिसकी आत्मा हिंदुस्तानी संस्कृति से जुड़ी हुई है और शायद इसीलिए हिंदुस्तान उसे अच्छी स्थिति में देखना चाहता है, इसीलिए तो मदद करता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि अंग्रेजों ने क्या किया, सवाल ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं। पहला कदम, अपने इतिहास को समझे। आज भी कई देशों में भारतवंशी मौजूद है, भारतीय लोग मौजूद है, लेकिन क्या वो अपनी असली पहचान और संस्कृति बचा पाए हैं? अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम बार बार उसी जाल में फंसते रहेंगे। गिरमिटिया मजदूरों की कहानी सिर्फ बीते कल की बात नहीं है, ये आज भी हमारे सिस्टम में छिपी हुई है। किसी को पैसे से, किसी को पावर से, तो किसी को मीडिया प्रोपेगेंडा से गुलाम बनाया जाता है। ब्रिटिश सिर्फ बंदूकों से गुलाम बनाते थे ऐसा नहीं है, वो माइंडसेट से भी गुलाम बनाते थे। इसीलिए आज भी अंग्रेजों का सिस्टम, उनकी शिक्षा पद्धति और उनकी मानसिक गुलामी हम पर थोपी जा रही है। दूसरा कदम,
अपनी पहचान और अपनी संस्कृति। हमें अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को दोबारा अपनाना होगा। मॉरिशस हो, फिजी हो या हिंदुस्तान, हमें अपनी जड़ों को पहचानना होगा। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारे लोग ही हमारी असली ताकत है। अगर अंग्रेज और फ्रेंच अपनी भाषा पर गर्व कर सकते हैं, तो हम मराठी, हिंदी, तमिल और बाकी भारतीय भाषाओं को गर्व से क्यों नहीं अपना सकते? अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन क्या हम हिंदी और बाकी भारतीय भाषाओं को उतना ही सम्मान देते हैं? आज भी हमारे देश में अंग्रेजी बोलने वाले को बुद्धिमान और मातृभाषा बोलने वाले को गवार कहा जाता है। ये मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं तो और क्या है? तीसरा कदम, एकजुट होकर आर्थिक और राजनीतिक ताकत बने। देखिए, पावर हमेशा उसे मिलती है जो एकजुट होता है। मॉरिशस में भारतीयों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सत्ता उनके हाथ में नहीं। हमें नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनना होगा। हमें सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनना होगा। बड़े बिजनेस, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स में हमारी भागीदारी जरूरी है, ताकि हम अपने अधिकारों को बचा सके। और सबसे बड़ा संदेश, अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। गिरमिटिया मजदूरों ने संघर्ष किया, अपने पसीने और अपने मेहनत से नए देश बनाए, लेकिन अब हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य भी लिखना है। अगर हम आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तो कोई भी हमें फिर से गुलाम बना सकता है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चीन हो या कोई और। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान अपने लोगों को पहचान दे, अपनी संस्कृति को दोबारा उठाए और असली आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। शेयर करें, अपनी आवाज उठाए और इस वीडियो को हर जगह पहुंचाए, ताकि हर भारतीय और मॉरिशस में हर भारतीय मूल के नागरिक को ये सच्चाई पता चले। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो 21वीं सदी की नई कॉलोनियलिज्म हमें फिर से गुलाम बना सकती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आज हम सच में आजाद हैं? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।